हेलो मेरे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। आज है 16 सितंबर। तो आज हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए मेरे पास एक ही सोर्स से पीडीएफ देने के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो उसके थ्रू ही मैं ये सब प्रोवाइड करा पाता हूँ, ठीक है। तो आप सभी को इस व्हाट्सएप ग्रुप से जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो इस व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाएंगे 863081 पर। आपको अपना नाम सेंड करना है और साथ ही आपको लिखना है आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ केबीएस, ठीक है। तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। देन जितने भी पीडीएफ से और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा कराऊंगा अलग से, वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने भी आपका नोटिफिकेशन आपका आएगा, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो वो सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो जो जो आपके काम का है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। और यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपका कोई भी सब्जेक्ट छूट नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश को आपदा राहत सामग्री की एक खेप जो है सौंपी है। खेप का मतलब क्या है कि बस एक तरीके से आपको क्या हो गया, कुछ अमाउंट देना, तो उसको हम बोलते हैं एक खेप सौंपी है। तो किसने सौंपी है? तो नहीं, भारत में किसको सौंपी है? तो आपका राइट आंसर है नेपाल। किसको सौंपी है? नेपाल को, ठीक है। क्योंकि नेपाल में जो है जो आपदा आती है, ठीक है, जो भी जैसे बाढ़ है, तूफान है, ऐसा कुछ, तो उसके लिए कुछ आपके भारत ने सहयोग किया है, ठीक है। आपदा राहत सामग्री जो है नेपाल को दी है। उसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। भारत सरकार की तरफ से भारतीय दूतावास मिशन के जो मिशन है, मतलब भारत की तरफ से कौन गया था वहाँ पर नेपाल में? तो उप प्रमुख नामज्ञ सी खम्पा। कौन? उप प्रमुख नामज्ञ सी खम्पा। और भारत सरकार की ओर से जो सामग्री है वो नेपाल इंडिया वुमेन फ्रेंडशिप सोसाइटी की अध्यक्षता जो है किसने की थी? चंदा चौधरी को, मतलब इन्होंने आपकी जो है अध्यक्षता की थी। किसकी? नेपाल इंडियन वुमेन फ्रेंडशिप सोसाइटी। एक्चुअली ये जो खेप सौंपी है ना, तो उसके लिए एक जो है इन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई है जिसके थ्रू जो है ये हम आदान प्रदान कर सके, कोई वजह तो हो ना। तो उसके लिए नेपाल इंडिया वुमेन फ्रेंडशिप सोसाइटी है जिसकी अध्यक्षता किसने की है? चंदा चौधरी ने की है। और भारत की तरफ से दूत के रूप में कौन गए थे? उप प्रमुख नामज्ञ सी खम्पा, ये गए थे नेपाल में। और इन्होंने क्या करी है, जो है नेपाल को राहत सामग्री जो है दी है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए, तो बात आई नेपाल की, तो थोड़ा नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है आपकी काठमांडू, ठीक है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके केपी शर्मा ओली। करेंसी यहाँ की है रुपी। और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे। नेपाल की कैपिटल आपकी क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? केपी शर्मा ओली है। करेंसी यहाँ की क्या है? रुपी है, नेपाली रुपीज, ठीक है। और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? विद्या देवी भंडारी, ठीक है। बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रधानमंत्री की हाल फिलहाल की जो 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं उनके संबंध में ये तीन कथन दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? अगर इन 3 प्रमुख योजनाओं के बारे में आप जानते हैं देन आप डेफिनेटली सही बता सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। देखिए नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड जो पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है, ये जो है बिल्कुल सही है, ये पाइपलाइन बिल्कुल सही है। दूसरा आपका क्या है? सेकंड आपका क्या कह रहा है? एलपीजी बॉटलिंग प्लांट पूर्वी चंपारण और बांका में खोले जाएंगे। बिल्कुल सही है। तीसरा आपका क्या? यह परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में घोषित की गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो योजना है ये आपकी कहाँ पे शुरू हुई है? ये आपकी योजना बिहार राज्य में शुरू हुई है। कहाँ पे शुरू हुई है ये आपकी योजना? बिहार राज्य में जो है शुरू हुई है, ठीक है। बात समझ आ रही है। इसका मतलब आपका पहला और दूसरा जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। क्या है ये जो पाइपलाइन ये इन्होंने बनाई है ना, जो है हर जगह से होती हुई जाएगी, जो परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो ये जो पाइपलाइन है ये पश्चिम बंगाल से होके जाएगी, बिहार राज्य से होके जाएगी, ठीक है। और आपका झारखंड है, ठीक है। ये आपका क्या है? झारखंड, ठीक है, झारखंड। कौन कौन सा है? ये जो पाइपलाइन है पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से होकर गुजरती है। और इस प्लांट की एलपीजी स्टोरेज क्षमता कितनी है? 18 टन की। और बॉटलिंग क्षमता जो है 40,000 जो सिलेंडर है वो रखने की है, ठीक है। 40,000 सिलेंडर यहाँ पे रखे जा सकते हैं और 18 टन जो एलपीजी स्टोरेज है वो उसका किया जा सकता है, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की देखरेख में पीएसयू कंपनियां हैं इंडियन ऑयल और HPCL ने की है। और इस समय आप ध्यान रखेंगे हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो है हेड कौन है, मंत्री कौन है इस समय? तो वह है आपके धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति ने आभासी न्यायालयों द्वारा सुनवाई की कार्यप्रणाली पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि वर्चुअल जो सुनवाई होती है ना न्यायालयों में, तो उसके थ्रू अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, मतलब जो सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं कितने लोगों को फायदा रहा कितने को नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, तो ये किसने करी है, तो किस संसदीय समिति ने ऐसा किया है, तो आपका राइट आंसर है कार्मिक लोक प्रशासन कानूनन और न्याय संबंधी समिति। तो कार्मिक लोक प्रशासन कानूनन और न्याय संबंधी समिति है जिसने क्या किया है, आभासी न्यायालयों द्वारा जो सुनवाई होती है उसकी कार्यप्रणाली पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि मतलब किस तरीके से वर्चुअल जो न्याय दिया जा रहा है ये किस तरीके से जो है सही है, किस तरीके से गलत है, ये सारी बातें वहाँ पे रखी है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए किस मंत्रालय ने खान मंत्रालय की, कौन सा मंत्रालय है जिसने खान मंत्रालय की एनपीवी मतलब शुद्ध वर्तमान मूल्य मतलब नेट आपका हो गया वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, शुल्क माफी मांग याचिका को खारिज कर दिया है। तो वो कौन सा मंत्रालय है जिसने खान मंत्रालय की एनपीवी यानी शुद्ध वर्तमान मूल्य शुल्क माफी मांग याचिका को खारिज कर दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो आपकी खान मंत्रालय है उसकी शुद्ध वर्तमान जो मूल्य था उसकी शुल्क जो शुल्क माफी थी उसकी मांग को खारिज कर दिया। कहने का मतलब क्या है, उसके लिए आपका शुल्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जो पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो मंत्रालय है इसने खान जो मंत्रालय को इसने जो है क्या करा था कि उनका शुल्क माफ हो जाए, लेकिन ऐसा जो है शुल्क माफ नहीं होगा, उन्हें शुल्क देना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो ये किसने किया है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। ये एनपीवी एक्चुअल में है क्या, एनपीवी के बारे में थोड़ा जान लो। एनपीवी क्या है, यह उस मूल्य के भौतिक सन्निकटन से है। भौतिक सन्निकटन मतलब कि ये आपका भौतिक नहीं है, मौद्रिक है आपका, ये आपका क्या है, मौद्रिक है, ये आपका क्या है, मौद्रिक सन्निकटन से है जो वन भूमि के किसी भाग को नष्ट किए जाने के कारण को दिया जाता है। मतलब अगर आपने भूमि का कोई भाग नष्ट कर दिया ना और उसके लिए आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। शुद्ध जो वर्तमान मूल्य है, जो शुल्क माफी है वो नहीं होगी। अगर आपने वनों को नुकसान पहुंचाया है तो उसको आपको जो है पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाल के एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। तो कौन सी मतलब किस नदी के द्वारा जो बनाया गया बेसिन है जिसमें मीथेन ईंधन हमें ज़्यादा मिली है। तो आपका राइट आंसर क्या है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। राइट आंसर क्या है, जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, यहाँ पर आपको जो मीथेन ईंधन है इसकी प्रचुर मात्रा यहाँ पर आपको मिली है। देखो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए क्या है, कृष्णा गोदावरी केजी, कृष्णा गोदावरी बेसिन में जमा होने वाला मीथेन जो हाइड्रेट है, मीथेन हाइड्रेट एक समृद्ध स्रोत है। जो मिथुन नहीं, ये मीथेन है, जो मीथेन, ठीक है, जब पीडीएफ दूंगा तो इसमें आपको सही कर दूंगा। ठीक है, जो मीथेन एक प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ठीक है, यह एक स्वच्छ और किफ़ायती ईंधन है। किफ़ायती मतलब सस्ता ईंधन है। ठीक है, सस्ता ईंधन है। यह अनुमान लगाया जाता है कि एक घन मीटर मीथेन हाइड्रेट में 160 से 180 घन मीटर होता है। एक घन मीटर का मतलब समझे, घन मीटर, मीटर क्यूब, घन मीटर इसे बोलते हैं। तो एक घन मीटर में 160 से 180 घन मीटर होता है। यह बेसिन जो है देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश, कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के कुल 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये पूरी बात मैंने आपको बता दी। एक घन मीटर इक्वल टू 160 से 180 घन मीटर आपका होता है। ठीक है, आप इसको क्यूब भी बोल सकते हो, मीटर क्यूब बोलते हो या घन मीटर बोलते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप जो देख रहे हैं 50,000 वर्ग जो किलोमीटर क्षेत्रफल है जो कृष्णा और गोदावरी के थ्रू जो बेसिन बनता है, तो वहाँ पर मीथेन हाइड्रेट का एक समृद्ध स्रोत मिला है। ठीक है, बात समझ आ रही है, जिसमें प्रचुर मात्रा है। तो वहाँ से हम जो है उसका यूज जो है अपने ईंधन के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, भारत में शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली जो आपका है उसके साथ जो है जोड़ा जाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भारत में जो शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है उसके थ्रू जो है जोड़ा जाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को यहाँ पे जोड़ा गया है, शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है। तो अगर किसी को कोई शिकायत हो, ठीक है, उसका कोई निवारण हो, तो उसके लिए
जो है जम्मू कश्मीर को पहले इस ये जो प्रणाली है इससे जोड़ा गया है, ताकि पहला फ़ायदा यहीं से हो। यहाँ के छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे जो आपके जो ज़िले हैं वहाँ पे चलाया जा रहा है। अभी ये पूरे देश में फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। कि किसी को भी शिकायत हो तो वो आपका ऑनलाइन जो है शिकायत दर्ज कर सकता है कहीं से भी, और उसके बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन हैकर तो सब पता लगा लेते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यूनिसेफ द्वारा भारत में बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है? आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना को चुना गया है। इसमें इसलिए चुना गया है ताकि जो बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे से झगड़ा ना करें, ठीक है। तो इसके लिए ये चुना गया। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। देखिए, जो प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी हैं डेविड बेकहम, ये वैश्विक स्तर पर इस अभियान का चेहरा है, मतलब कि मेन चेहरा इस समय इसका कौन है? तो डेविड बेकहम है, ठीक है। और भारत में इसके जो सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन है? आयुष्मान खुराना है, ठीक है। वो क्या करेंगे? वह बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े। और आयुष्मान खुराना के बारे में आप सभी जानते हैं, एक बॉलीवुड एक्टर है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी है इन्होंने। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सरकारी निकाय ने मल्टी कैप फंडों पर सीमा निर्धारित कर दी है? तो वो कौन सी सरकारी निकाय है जिसने मल्टी कैप फंडों पर एक सीमा निर्धारित कर दी है? तो आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मल्टी कैप फंडों पर सीमा निर्धारित कर दी है, ठीक है। बात समझ आई? तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, मल्टी कैप फंड आपका है क्या? यह वह है जो अपने निवेश को तीनों श्रेणियों, छोटे, मध्यम और बड़े कैप में विस्तारित करते हैं। तो मल्टी कैप फंड आपके वो हैं कि जैसे एक ही व्यक्ति जो अपनी छोटे लेवल पर भी काम करना चाहता है, बड़ी लेवल पर भी उसका बिजनेस हो, ठीक है, और मीडियम लेवल पर भी उसका बिजनेस होता है, ये उनके लिए है, ठीक है। उनके लिए कुछ फंड निर्धारित कर दिए गए हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब बात आई है सेबी की। तो सेबी के बारे में थोड़ा जान लो। देखो, सेबी आपका क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका ये फाउंडेड कब बना है? आपका 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई। ये सेक्टर इसका सिक्योरिटीज मार्केट है, ठीक है, मार्केट सेक्टर है इसका। जुरिडिक्शन इंडिया की जुरिडिक्शन में आता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन इस समय कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी इसके जो है चेयरपर्सन है। कौन से? सेबी के, ठीक है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहा है? भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। और जिस दिन से 343 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 300 जो अनुच्छेद 43 है उसमें, उसके तहत देवनागरी लिपि है उसमें लिखी जो आपकी हिंदी भाषा है उसको आधिकारिक रूप से जो है इंडिया की भाषा के रूप में जो है अपनाया गया था। जिस दिन हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था वह जो है उस दिन जो है बेहद राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन भी था, जिन्हें जो है भारतीय संविधान की मूल अंतिम जो पांडुलिपि है उसमें चित्र के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने चित्रण किया था उसमें पांडुलिपि में, ठीक है। तो किन्होंने किया था? बेहद राजेंद्र सिन्हा ने, ठीक है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलिए अगले देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सेफ काउंसिल के सदस्यों ने चुनाव में रोहिंग्या की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस देश से आग्रह किया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार से। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो है म्यांमार से कि जितने भी रोहिंग्या हैं, ठीक है, जो भागे हुए हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर से, उनको बोलते हैं रोहिंग्या, ठीक है, तो वो उनको जो है चुनाव में उतरने का मौका दिया जाए। अगर उसका एक कैंडिडेट जो है पार्लियामेंट में रहेगा तो रोहिंग्या की जितने भी उसके जो साथी वो उनके बारे में सोच पाएगा। तो इसके लिए जो है उनकी भागीदारी भी चुनाव में जो है सुनिश्चित करें, ऐसा जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार से आग्रह किया है, ठीक है। बात आई म्यांमार की, तो म्यांमार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, म्यांमार की कैपिटल क्या है आपकी? म्यांमार की कैपिटल है नेपिताओ। क्या है? नेपिताओ। करेंसी यहाँ की क्या है? बर्मीज क्यात। पीएम यहाँ के कौन है? विन मिंट। कौन है? पीएम कौन है? विन मिंट। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे बर्मीज है, क्योंकि बर्मा या तो म्यांमार बोलेंगे या बर्मा बोलेंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग डिफरेंट नाम है। बर्मा पहले था, म्यांमार अब पड़ा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? हितिन क्या जो 9th नंबर के प्रेसिडेंट है। हितिन क्या 9th नंबर के प्रेसिडेंट है। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिताओ। क्या है? नेपिताओ। करेंसी यहाँ की क्या है? ये आपकी है करेंसी बर्मीज क्या है आपकी करेंसी? करेंसी है यहाँ की बर्मीज क्या,
पीएम यहाँ के कौन है, यहाँ के पीएम है आपके विन मिंट। कौन है आपके यहाँ के पीएम, यहाँ के पीएम है विन मिंट, ठीक है, कौन है, विन मिंट। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो बर्मीज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हितिन क्या जो है यहाँ के, कहाँ के, बर्मा के, यानी म्यांमार के 9th नंबर के प्रेसिडेंट है हितिन क्या, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये आपका खत्म होता है। मैं थोड़ा सा आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। जो बच्चे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, जो भी लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन है, कोई PDF है, कोई वीडियोस है, सारी आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको इस नंबर से ज्वाइन हो जाना है। आपको एक मैसेज टाइप करना है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ KBS, देन आपको अपना नाम भी सेंड करना है, ठीक है। तो ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उससे भी आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आप जो है यहाँ पर जैसे बहुत से BSc के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें प्रैक्टिकल वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, प्रैक्टिकल फाइल में लिखने का तरीका, करने का तरीका। तो अगर आप हैं BSc के स्टूडेंट तो आप जो है यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों की हेल्प हुई है, बहुत से बच्चों का फीडबैक अच्छा आया है, बहुत यही समझ लो 100 में से 99% बच्चों का जो है इससे बहुत फ़ायदा मिला है, ठीक है। अगर कोई है BSc की तैयारी कर रहा है तो आप उन्हें ये सेंड कर सकते हैं। बैंकिंग क्लासेस यहाँ पे चल रही है कंटिन्यूस, तो आप उसे भी देख सकते हैं। SSC क्लासेस का लिंक नहीं दिया है तो उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो भी जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही आप 7th 8th 9th और 10th के जो मैथ्स के जो वीडियोस हैं और साथ ही जो आपके साइंस के वीडियोस हैं CBSE पैटर्न वाले, ठीक है, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और होते जा रहे हैं साथ ही, ठीक है। तो हमारे जो KBS की फैकल्टी है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रही है। अगर आपके छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें यहाँ से पढ़ा सकते हैं या फिर उन्हें यहाँ पे पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS टीम। अगर कोई क्वारी है या फिर हमारे प्रति कोई सुझाव है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, भेजिएगा, ठीक है। हमें इंतजार रहेगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले 17 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।